तो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू सी कि दिल्ली प्लिंथ एरिया रेट्स जो कि CPWD द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, इसका क्या यूज़ है और इसमें होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये जो प्लिंथ एरिया रेट्स है ये 2019 का है। ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल हैं CPWD के निर्माण भवन में बैठते हैं न्यू दिल्ली में, तो ये उनके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। तो ये जो 2019 का प्लिंथ एरिया रेट है, इसका यूज़ क्या है। इसका बेसिक यूज़ ये है कि जो आप प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनाते हो किसी भी प्रोजेक्ट का, रफ़ कॉस्ट एस्टिमेट जिसे कहा जाए, उसके लिए हमें DPAR की ज़रूरत होती है। रफ़ कॉस्ट एस्टिमेट यानी सपोज़ कोई भी कंस्ट्रक्शन सजेस्टेड है, फॉर एग्जांपल पोस्टल ऑफिसेज में CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ने कहा कि हमें एक पोस्ट ऑफिस चाहिए, तो आप पहले उसका जल्दी जल्दी से एक कॉस्ट निकालोगे ना, मोटा मोटा रफ़, कि भैया इतना कॉस्ट आएगा कि आपके पास इतना पैसा है। तो आप जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन हो जाएगा उतने अमाउंट का, तो आप डिटेल्ड एस्टिमेट बना सकते हो। तो ये AA और ES लेने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और एक्सपेंडिचर सैंक्शन लेने के लिए आपको प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनाना होता है, जिसके के लिए आप यूज़ करते हैं DPAR का। ठीक है, अच्छा, तो अब नई चीज़, अगला चीज़ क्या आती है इसमें। अगर हम सबसे पहले इंडेक्स देखें कि इसमें है क्या क्या, तो इसमें अगर आप बेसिकली देखोगे तो आपका है प्लिंथ एरिया रेट्स। सबसे पहले मतलब इस पूरी डॉक्यूमेंट का बेसिक पर्पस क्या है, यही है कि आप प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बना सको। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट आप कैसे बना पाओगे, प्लिंथ एरिया रेट्स की मदद से। मतलब आपको रेट दिए होने चाहिए अलग अलग चीज़ का, कि इस चीज़ का इतना कॉस्ट है, इस चीज़ का इतना कॉस्ट है, तो आप उस कॉस्ट से प्लिंथ एरिया को या जो भी दूसरे एरियाज़ हैं उनको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सको, तो प्लिंथ एरिया रेट्स हो गए। अब जब प्लिंथ एरिया की बात होगी तो नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि प्लिंथ एरिया कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसको निकालने का रूल क्या है, तो वो एनेक्जर 3 में दिया हुआ है। देन ये जो DPAR है ये 2019 का पब्लिकेशन है। अगले साल इसमें जो रेट्स दिए हैं वो इस साल के रेट्स, इस साल जो रेट्स प्रिवेलेंट है मार्केट में उसका यूज़ करके दिया हुआ है। तो 2020-2021 में तो रेट बदल जाएंगे ना, तो उस चीज़ को अकाउंट कैसे करोगे आप, कॉस्ट इंडेक्स का यूज़ करके। तो इसलिए कॉस्ट इंडेक्स भी कैलकुलेट करने का तरीका इसमें दिया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे बिल्डिंग का कॉस्ट इंडेक्स। कॉस्ट इंडेक्स पे एक सेपरेट वीडियो बना सकते हो आप, लेकिन आप इतना सा याद रख लो कि एक डॉक्यूमेंट बना दिया है दिल्ली में, तो कॉस्ट इंडेक्स जो है टाइम के साथ भी चेंज होता है और प्लेस के साथ भी। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, तो दिल्ली में जो रेट चल रहे हो ज़रूरी नहीं यूपी में वो रेट चलें। ठीक है, तो ये हुआ जोग्राफ़ी का वेरिएशन। दूसरी चीज़ हो गई दिल्ली प्लिंथ एरिया रेट को अभी इसको 100 बेस पकड़ा हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर पे जो नया कॉस्ट इंडेक्स आएगा वो ये शो करेगा कि इन्फ्लेशन के कारण क्या चेंज आया रेट्स में। ठीक है, तो कॉस्ट इंडेक्स ये जो वेरिएशन है कॉस्ट में, जो कि प्लेस के हिसाब के और टाइम के हिसाब से चेंज होता है, उसको उसको इनकॉर्पोरेट करता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कॉस्ट इंडेक्स निकाले जाते हैं, तो उसका यूज़ करके कंपेयर करके निकाला जा सकता है। एनीवे, तो प्लिंथ एरिया रेट्स हो गए। प्लिंथ एरिया रेट को कैसे, प्लिंथ एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर कॉस्ट इंडेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये हो गया। इसके अलावा इसमें थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन भी दी हुई है। स्पेसिफिकेशन जैसे वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और बिल्डिंग में जो दूसरी एमिनिटीज़ होती हैं, प्लस रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो हो गई उसके लिए स्पेसिफिकेशन, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग उनके लिए स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फिर उनमें एमिनिटीज़, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, इनका भी आपको क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। फिर अगर आप दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली के कॉस्ट इंडेक्स पूरे एक लाइन से दिए हुए हैं। 1955 से हर साल कॉस्ट इंडेक्स दिल्ली का कैसे चेंज हुआ है उससे रिलेटेड भी एक स्टेटमेंट दिया है। और फिर लास्ट में प्लिंथ एरिया रेट्स फॉर स्पेशलाइज्ड E&M वर्क्स। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं जैसे यहाँ पे क्या है। तो प्लिंथ एरिया रेट्स आप देखोगे इधर सीरियल नंबर मेंशन्ड है, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर दो तरह की बिल्डिंग है। ये पहला एनेक्चर है, नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग और रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या आ जाएंगे, जैसे क्वार्टर्स हो गए, गवर्नमेंट क्वार्टर्स, बंगलौज, हॉस्टल्स। क्वार्टर्स में टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक तो क्वार्टर्स कहलाते हैं। बंगले आपके होते हैं टाइप 7 से टाइप 8 तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और अगर नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स आप बोलोगे तो उसमें क्या आ जाते हैं, जहाँ पे रहते नहीं हैं लोग, जैसे ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल। तो पोस्टल डिपार्टमेंट में जनरली कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स होती हैं, तो हम ये ऑफिस वाले कॉस्ट ही पकड़ते हैं। हम ना हॉस्पिटल पकड़ेंगे ना ये क्वार्टर्स और हॉस्टल वगैरह, जनरली हमें ऑफिस का ही कॉस्ट पकड़ना होता है। एनीवे, तो अब इसमें कितने तरह के कॉस्ट हैं पहले वो हम देख लेते हैं। तो इसमें देखिए मोटा मोटा मैं बताऊँ तो यही है, बिल्डिंग का कॉस्ट, बिल्डिंग में यूज़ होने वाली सर्विसेज यानी वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, और तीसरा उस साइट को डेवलपमेंट करने का कॉस्ट। यही तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। लेकिन आप इसमें देखो इन्होंने इसको 5 तरह से डिवाइड किया है, तो वो हम पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हो गया बिल्डिंग का कॉस्ट। ठीक है, बिल्डिंग के कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आ गई सर्विसेज आपकी, इसमें वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड।
तीसरा इन्होंने लिफ्ट का अलग से बना के दिया है, लेकिन आप एक तरह से लिफ्ट को भी समझ सकते हो कि वो इलेक्ट्रिकली ही ऑपरेटेड है, ठीक है, हाइड्रोलिकली इलेक्ट्रिकली, तो इसको भी इलेक्ट्रिकल में पकड़ सकते थे शायद, लेकिन इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि ऑलमोस्ट ये 15 से 30 लाख रुपए की पड़ रही है ना, तो शायद इसलिए इसको अलग से ले लिया हो। एनीवे, चौथा देखो वाटर टैंक, ये भी तो एक तरह से वाटर सप्लाई से ही एसोसिएटेड है, हाँ, वाटर नीड को मीट कराने के लिए, तो एक तरह से ये वाटर और ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो मैं चीज़ों को आसान बनाने के लिए इसको सर्विसेज के ही अंदर पकड़ लेता हूँ। बिल्डिंग कॉस्ट हो गया, सर्विसेज हो गया, पाँचवा हो जाएगा डेवलपमेंट ऑफ साइट। बस आप इतने इन 5 सब हेड्स के अंदर चीज़ों को रख लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। इसके अलावा वैसे जैसे जो आइटम इसमें नहीं होते हैं, कुछ आइटम हो सकते हैं इसमें ना मिले, तो आप DSR आइटम यूज़ करते हो, डेली शेड्यूल ऑफ रेट्स, उसका यूज़ करके बनाते हो। इसके अलावा सातवीं चीज़ आपकी हो जाती है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि DSR में भी नहीं अवेलेबल हैं, तो उसके लिए मार्केट रेट आइटम्स आप लेते हो। तो इस तरह से ये 6-7 सब हेड्स होते हैं जिनके अंदर आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बन जाता है। तो अब जाते थोड़ा सा इसको धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं कि हो क्या रहा है। तो बिल्डिंग का कॉस्ट कैसे आपका निकलेगा, प्लिंथ एरिया से। तो प्लिंथ एरिया को सबसे पहले बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया को आप निकाल लो। अभी मैं आपको सिर्फ ऑफिस का यूज़ करके बताऊंगा, ठीक है, रेट्स और भी हैं, आपको बस ऑफिस बिल्डिंग का एग्जांपल लूँगा मैं, तो मैं ये सारे रेट्स पढ़ूंगा। अच्छा, अब आप बिल्डिंग का कॉस्ट बना रहे हो, तो बिल्डिंग के कॉस्ट में सबसे पहले होता है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ठीक है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको सबसे पहले ये चूज़ करना पड़ेगा कि बिल्डिंग आप बना कैसे रहे हो, RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो या लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो। तो क्वेश्चन ये है कि RCC फ्रेम्ड और लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। तो देखिए, जो RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें आप क्या करते हो, कॉलम्स और बीम्स इनका यूज़ करके एक फ्रेम तैयार कर लेते हो। पावर ग्रिड में हमने सारा कुछ इसी तरह से बनाया, और आज मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में मुझे लगता है सब इसी तरह से होता है कि कंक्रीट का यूज़ करके कॉलम और बीम बना लिया और स्लैब कास्ट कर दिया, उसके बाद बची हुई स्पेस को वॉल से भर दिया। तो आज मुझे लगता है हम RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर ही बनाते हैं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसमें वॉल ही लोड को लेती है। RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा, कॉलम और बीम लेंगे लोड को। अच्छा, RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, लोड ट्रांसफ़र कैसे होगा, स्लैब से बीम में जाएगा, बीम से कॉलम, कॉलम से फाउंडेशन, तो वॉल पे कोई लोड आया ही नहीं। लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो सारा का सारा लोड जो होता है वॉल्स पे आता है, और फिर वॉल से फाउंडेशन में वो लोड ट्रांसफ़र होता है। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को ही ये आजकल इसी को यूज़ किया जाता है मोस्टली। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को पहले यूज़ किया जाता था, आज अगर थोड़ा बहुत कहीं कहीं यूज़ करना है तो रेयरली यूज़ कर लिया जाता है इसको। देन RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर की बात करें तो वॉल के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, तो पहले हम बीम और कॉलम का फ्रेम बना लेते हैं, स्लैब लगा देते हैं और फिर बीच की स्पेसेस को वॉल से कवर कर देते हैं, ठीक है। लेंथ की बात करें तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है वॉल की लेंथ पे, क्यों, वॉल को तो कोई लोड लेना ही नहीं है ना, वो तो फिलर मटेरियल की तरह यूज़ हो रही है, तो कितनी भी लंबी वॉल आप बना दो कोई दिक्कत नहीं। थिकनेस, वॉल की थिकनेस सेम रहती है, चाहे हाइट कितनी भी बढ़ जाए वॉल की थिकनेस सेम होनी है। क्यों भाई, वॉल का काम है बस कवरिंग प्रोवाइड करने का, उसको लोड थोड़ी लेना है कि आप उसकी जैसे लंबी हाइट हो गई तो आप उसको मोटा कर दो क्योंकि ज़्यादा लोड आ रहा है, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वॉल को यहाँ पे फिलर मटेरियल की तरह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, कॉलम्स और बीम्स तो है नहीं, सारा का सारा लोड आ रहा है वॉल पे, तो मेन डिज़ाइन एलिमेंट आपकी क्या बन गई, वॉल बन गई। तो इसीलिए अब वॉल से एसोसिएटेड सारी लिमिट्स आएंगी कि एक जैसे जहाँ बीम और कॉलम बनता है वहाँ पे बीम की सर्टेन डेप्थ और सर्टेन विड्थ होती है ना, कुछ रूल कुछ लिमिट फॉलो करते हैं बीम और कॉलम। उसी तरह क्योंकि यहाँ पे वॉल सारा लोड ले रही है तो वॉल की भी डायमेंशन पर लिमिट आ जाएगी, ऐसा नहीं कि कितनी भी लंबी वॉल आप बना दोगे। फिर जैसे जैसे वॉल की हाइट बढ़ेगी वो लोड ज़्यादा ले रही है, इसलिए वॉल की थिकनेस भी बढ़ेगी, ठीक है। फिर RCC स्ट्रक्चर में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, क्योंकि वॉल पे कोई लोड आ नहीं रहा है RCC में, तो पोजीशंस ऑफ वॉल कैन बी चेंज्ड व्हेन एवर नेसेसरी, जहाँ पर आपको लगे वहाँ पे आप वॉल की पोजीशन चेंज कर लो। तो इससे प्लानिंग और डिज़ाइन में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप किसी भी तरह पार्टीशन वॉल को इरेक्ट करो, आसानी से बनाते चले जाओ, ठीक है। लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल क्योंकि लोड कैरी कर रही हैं तो वॉल की पोजीशन स्पेसिफिक होगी, मतलब इस तरह से आप पोजीशन करोगे कि सेफ्टी पहले इंश्योर हो ना, ऐसा ना हो कि स्ट्रक्चर भरभरा के गिर जाए आपको। तो ये चीज़ हुई। अच्छा, लेसर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग एंड डिज़ाइन, इसीलिए आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती, ऐसा नहीं कहीं पे भी वॉल खड़ी कर दी लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में, वो देखना पड़ेगा। दूसरा, RCC जो होता है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, उसको किसी भी तरह की सॉइल पे आप खड़ा कर सकते हो, इवन ब्लैक कॉटन सॉइल पे भी। लेकिन अगर लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसे ब्लैक कॉटन सॉइल पे नहीं बनाया जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ हार्ड स्ट्रैटा पे बनाना पड़ेगा। देन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर का अर्थक्वेक रेजिस्टेंस अच्छा होता है, लेकिन लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का पुअर होता है। फ्लोर एरिया की बात करें तो क्योंकि RCC फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में वॉल को लोड लेना नहीं है तो वॉल थिन रहती हैं, तो ज़्यादा फ्लोर एरिया अवेलेबल होता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में वॉल को लोड लेना होता है, इसलिए वॉल मोटी होती हैं, इसलिए फ्लोर एरिया कम होगा।
आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में हाइट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो उसमें हाइट 2 से 3 स्टोरी से ज़्यादा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वॉल ब्रिक से बनी होती है, ब्रिक एक लिमिट से ज़्यादा लोड नहीं ले सकते, लेकिन कंक्रीट ज़्यादा लोड ले सकते हैं, इसलिए लंबी हाइट तक जा सकते हो। फिर आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर जो है मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के लिए आपको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, मतलब जब हाइट ज़्यादा होगी बिल्डिंग की तो आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर सस्ता पड़ेगा, जब हाइट कम है तो आपके लिए ज़्यादा इकोनॉमिकल ये होगा कि आप लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनवा लो। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आया कि लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर और आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में अंतर क्या है। हम चूज़ करते हैं आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर को। ठीक है, आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर अप टू 6 स्टोरीज़, अगर 6 स्टोरी तक की बिल्डिंग है तो उसमें स्टैंडर्ड फ्लोर हाइट हम पकड़ लेते हैं, या तो 3.6 मीटर या 2.9 मीटर। एनीवे 3.6 के साथ जाते हैं तो आप 25,500 रुपये पर स्क्वायर मीटर ले लो, यानी प्लिंथ एरिया सपोज 100 आया तो 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये समझ में आएगा स्ट्रक्चर खड़ा करने का कितना कॉस्ट होगा। तो 25,500 रुपये पर मीटर स्क्वायर। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर को पकड़ नहीं रहा है और वैसे भी ये 4 स्टोरी तक ही होता है। देन एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पकड़नी पड़ेगी। आपका फ्रेम ऑलरेडी बन गया है, लेकिन ये तो स्टैंडर्ड के लिए है ना कि जब 3.6 मीटर हाइट हो तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है हाइट्स की, अगर उससे डेविएट करेगा आपका स्ट्रक्चर तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पकड़नी पड़ेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिर्फ 6 स्टोरी तक का अगर आपने बिल्डिंग पकड़ी थी तब तो ठीक है, इतने में ही हो जाता 25,500 में, लेकिन 6 स्टोरी से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है आपकी तो हर एक एडिशनल स्टोरी के लिए आपको क्या होगा 580 रुपये पर मीटर स्क्वायर एक्स्ट्रा पकड़ना होगा। ठीक है, अप टू 12 स्टोरीज़। ये हुई एक हाइट स्टोरी के टर्म्स में। फिर स्टोरी के और अंदर जाओ, एक स्टोरी में जो हाइट है फ्लोर की स्टैंडर्ड हाइट होती है 3.6 मीटर या 2.9 मीटर। अब इससे अगर कम या ज़्यादा होगी हाइट, सपोज़ 3.3 मीटर हुई, 3 मीटर हुई, तो फिर आपको उस हिसाब से कॉस्ट घटाना पड़ेगा अगर हाइट कम है, और क्योंकि कम पैसा लगेगा छोटा हाइट क्रिएट करने में, और अगर 3.6 से ज़्यादा हाइट है तो उतना ही कॉस्ट आप एडिशनल पकड़ लो। तो एनीवे हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर 3.6 मीटर नहीं है स्टैंडर्ड हाइट तो आपको लेना पड़ेगा कितना 335 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। कम है तो घटा देना माइनस के साथ, और ज़्यादा है तो बढ़ा देना। देन आपने स्टोरी की हाइट ले ली, फिर उसके बाद बिल्डिंग में एक स्टोरी की मतलब नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ के हिसाब से हाइट ऑफ द बिल्डिंग हो गई। फिर एक स्टोरी में कितना है हाइट ऑफ फ्लोर वो आपने ले लिया। अब उसके बाद नीचे और प्लिंथ की हाइट, स्टैंडर्ड वैल्यू प्लिंथ की हाइट की 0.45 मीटर पे होती है, तो अगर इतना है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 0.45 मीटर से डेविएट कर रहा है, ठीक है, तो हर 0.3 मीटर के डेविएशन के लिए आप 335 ले लोगे यहाँ पे भी। फिर उसके बाद क्या है, आपने नंबर ऑफ़ स्टोरीज़ कर ली, फिर उसके बाद एक स्टोरी में फ्लोर की हाइट ले ली, फिर उसके बाद प्लिंथ की हाइट ले ली। अब आप और नीचे जाओगे तो ग्राउंड में आ जाएगा फाउंडेशन की हाइट के हिसाब क्या है, फाउंडेशन की डेप्थ होती है, हाइट मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ज़ुबान पे चढ़ने के लिए। स्टैंडर्ड वैल्यू फाउंडेशन की डेप्थ की होती है 1.2 मीटर, तो अगर इससे डेविएट कर रही है डेप्थ, ठीक है सब, तो हर 0.3 मीटर के लिए आप कितना कॉस्ट पकड़ोगे 160 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। अब सपोज़ फ्यूचर में क्या है कि आप ये सोच रहे हो कि एक एडिशनल फ्लोर हम लगा देंगे, तो उसके लिए आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनानी होगी, तो अगर वो वाला आइटम पकड़ना है तो 1470 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर फॉर आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। अच्छा, तो ये क्या हो गया, आपका स्ट्रक्चर अभी तैयार हो गया। एक स्टैंडर्ड हाइट 3.6 मीटर के लिए अप टू 6 स्टोरी लिया था आपने, फिर उसमें नंबर ऑफ़ स्टोरीज़, एक स्टोरी में फ्लोर हाइट, फिर प्लिंथ की हाइट, फिर उसके बाद फाउंडेशन की डेप्थ। ठीक है, अब क्या है कि आपके स्ट्रक्चर को आपको क्या करना है, दो तरह से सेफ़ रखना है, एक तो अर्थक्वेक के अगेंस्ट सेफ़ रखना है और दूसरा फायर रेजिस्टेंस उसका बनाना है। तो रेजिस्टिंग अर्थक्वेक फोर्सेस के लिए क्या है 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर फॉर आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर्स। और फायर फाइटिंग के लिए आप चूज़ करोगे तो फायर फाइटिंग से बचाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। क्या है वो, एक तो ये है कि आप वेटराइज़र सिस्टम का ही सिर्फ इस्तेमाल करें, और एक ये है वेटराइज़र के साथ साथ आप स्प्रिंकलर सिस्टम भी पकड़ें। तो अगर सिर्फ वेटराइज़र पकड़ोगे तो 800 रुपये पर मीटर स्क्वायर, उसके साथ स्प्रिंकलर भी पकड़ोगे तो 1200 रुपये। ठीक है, देन फायर से ही बचने के लिए क्या होगा कि अगर आग वाग लगी है तो अलार्म पहले बज जाए ना, तो फायर अलार्म सिस्टम दो टाइप के होते हैं, एक तो मैनुअल फायर अलार्म कोई बजा दे देखे तो, दूसरा ये है कि फायर लगी है तो ऑटोमेटिकली ही फायर अलार्म बज जाए। ठीक है, तो इनका कॉस्ट आप पकड़ सकते हो। इसके अलावा क्या है, प्रेशराइज्ड मैकेनिकल वेंटिलेशन सिस्टम इन द बेसमेंट विद सप्लाई डक्ट ऑफ एग्जॉस्ट ब्लोअर, इसको भी पकड़ सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बिल्डिंग को सेफ बना लिया अर्थक्वेक और फायर रेजिस्टेंस में। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चर को आपने अर्थक्वेक और फायर के अगेंस्ट सेव कर लिया। इसके अलावा अगर बिल्डिंग में आपके पास कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे बेसमेंट फ्लोर है या फिर स्टिल्ट पोर्शन है, तो उसके लिए अलग से कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा। बेसमेंट फ्लोर क्या होता है,
रूम इन अ बिल्डिंग दैट इज़ कम्प्लीटली और पार्शियली बिलो ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से पूरा नीचे अगर कोई हिस्सा होता है रूम का या पार्शियली भी नीचे होता है तो उसको आप बेसमेंट फ्लोर कहते हो। तो जिन बिल्डिंग में ये बेसमेंट फ्लोर का प्रोविज़न होगा उसमें आपको कॉस्ट पकड़ना पड़ेगा उसका। जितनी भी बेसमेंट की हाइट होगी, कोई एक स्टैंडर्ड हाइट है 3.35 मीटर की स्टैंडर्ड हाइट है तो उसका रेट है, और इससे अगर वेरी करेगी 3.35 मीटर से तो हर 0.3 मीटर के लिए कुछ ऊपर नीचे पकड़ लोगे आप। उसी तरह स्टिल्ट पोर्शन अगर आप दे रहे हो बिल्डिंग में, स्टिल्ट का मतलब क्या होता है? स्टिल्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड लेवल पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ कॉलम सपोर्टिंग सुपर स्ट्रक्चर विदाउट एनी इंक्लोजर। ठीक है। पर्पज़ ऑफ स्टिल्ट फ्लोर इज़ टू पार्क व्हीकल्स और स्कूटर्स या फिर साइकिल्स। मतलब स्टिल्ट फ्लोर क्या होता है? बिल्डिंग का वो वाला पोर्शन होता है जो कि ग्राउंड लेवल पर होता है। ठीक है। ये ऐसा पोर्शन होगा जो कि सिर्फ जिसमें कि सुपर स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉलम पर सपोर्टेड है, और ऐसा, और वो कहीं से भी कवर्ड नहीं है, खुला हुआ है मतलब। तो ऐसी खुली जगह को आप, अंदर इंसान थोड़ी रहेगा, वैसी खुली जगह का सिर्फ यही यूज़ हो सकता है कि वहाँ पे आप पार्किंग कर सकते हो व्हीकल की, स्कूटर, साइकिल, कार, कुछ भी पार्क कर दी। तो वैसी स्टिल्ट है, तो स्टिल्ट की स्टैंडर्ड हाइट क्या होगी? 3.6 मीटर की स्टैंडर्ड हाइट के लिए एक कॉस्ट है, और अगर वो उस स्टैंडर्ड हाइट से डेविएट करे 0.3 मीटर से तो 200 रुपये आप पकड़ सकते हो। तो आपको समझ में आ गया बिल्डिंग कॉस्ट में क्या क्या पकड़ना है। सबसे पहले आप अपना स्ट्रक्चर डिसाइड करो, फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है या लोड बेयरिंग। जनरली आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर पकड़ते हैं। फिर आप एक्स्ट्रा पकड़ते हो किसके लिए? अगर 6 स्टोरी से ऊंची बिल्डिंग जा रही है तो हर एक एडिशनल स्टोरी के लिए। फिर एक स्टोरी में फ्लोर की हाइट, फिर प्लिंथ की हाइट, फिर फाउंडेशन की हाइट या फिर फाउंडेशन की डेप्थ कर लो। फिर बिल्डिंग को आप रेजिस्ट करते हो अर्थक्वेक के अगेंस्ट और फायर के अगेंस्ट, उसमें फायर फाइटिंग और फायर अलार्म दो अलग होता है। फिर अगर एडिशनली आप क्या कर रहे हो, बेसमेंट फ्लोर या फिर स्टिल्ट पोर्शन प्रोवाइड कर रहे हो बिल्डिंग में, तो उनके लिए अलग से पकड़ना है। फाउंडेशन से रिलेटेड वैसे एक दो और प्रोविजंस हैं, वो ये है कि राफ्ट फाउंडेशन का अलग, पाइल फाउंडेशन के अलग अलग रेट हुए हैं, तो वो आप वैसे देख लेना। ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर आपको स्ट्रक्चरल मेंबर्स की स्ट्रेंथ और भी बढ़ानी है, बहुत ही ज़्यादा हैवी लोड आ रहा है, तो उसके लिए भी एक अलग से कॉस्ट है। एनीवे, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट। इसके बाद आपको नोट दिया हुआ है कि रेट फॉर आइटम्स एप्लीकेबल ऑन एंटायर प्लिंथ एरिया एक्सेप्ट आइटम नंबर, कुछ आइटम को छोड़ के पूरे प्लिंथ एरिया पर रेट्स एप्लीकेबल हैं। अब ये जो भी रेट्स मेंशन्ड हैं इनमें टैक्स वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व है, बट ये है स्टैच्यूरी प्रोविजंस नहीं इन्वॉल्व है। तो एक पार्ट आपका हो गया क्या? बिल्डिंग पोर्शन, बिल्डिंग का कॉस्ट। नेक्स्ट पार्ट आता है सर्विसेज। सर्विसेज में वही है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में क्या हो जाएगा आपका? वाटर में ये है कि वाटर सप्लाई और सैनिटरी इंस्टॉलेशन। ठीक है। ये हुआ घर के अंदर, और घर के बाहर से जो सर्विस कनेक्शन आ रहा है वाटर के लिए, उसका भी कॉस्ट अलग से आएगा। तो ये दो चीज़ें हम ले लेते हैं। तो घर के अंदर जो भी इंटरनल वाटर सप्लाई के लिए पाइप वाइप दौड़ानी है, सैनिटरी इंस्टॉलेशन में बेसिन, वाटर क्लॉजेट, ये सब लगाना है, उनका कॉस्ट आप पकड़ोगे 4%। ये परसेंटेज हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं? परसेंटेज अब मैंशनड अबव मीन्स परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। जो बिल्डिंग कॉस्ट हमने अभी निकाली है ना, सपोज़ ये आई 20 लाख, तो 20 लाख का 4% आप ले लेना, वो आपके सर्विसेज का कॉस्ट आएगा। लेकिन अगर आप अभी ये लाइन पढ़ोगे कि क्या कहते हैं, परसेंटेज मेंशनड अबव मीन्स परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट एज पर आइटम 1.1 या 1.2, इसका मतलब बिल्डिंग कॉस्ट में तो कितना है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, बहुत कुछ है। इन्होंने कहा है सिर्फ 1.1 या 1.2 पकड़ना है। ठीक है। तो हम आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम ये पकड़ लेंगे 25,500। लेकिन एसई सर से मेरी बात हुई थी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से, तो उन्होंने ये कहा कि सर्विसेज जो आप बोल रहे हो वाटर सप्लाई के लिए जो पाइप्स वगैरह दौड़ेंगे, वो बिल्डिंग की हाइट पे भी तो डिपेंड करेगा। अगर एडिशनल स्टोरी आप दोगे तो उतनी ज़्यादा ही लेंथ का पाइप वगैरह चाहिए होगा ना आपको। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें आप ये हाइट वाला भी जोड़ लेना, एडिशनल स्टोरी के लिए, एक फ्लोर की हाइट के लिए, प्लिंथ की हाइट। फाउंडेशन की डेप्थ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो वाटर सप्लाई के लिए पाइप वगैरह है वो फाउंडेशन में थोड़ी जाएगा। तो उन्होंने कहा ये 3 शुरू के आइटम्स आप ले लेना, और ये ले लेना आरसीसी फ्रेम। तो आरसीसी फ्रेम यानी 25,500, 580, 335, 335 अगर ये नीडेड है, तो इन सब को जोड़ने पे जो फाइनल कॉस्ट आएगा, इसका आप परसेंटेज निकालोगे तो आपके सर्विसेज के कॉस्ट आने लगेंगे धनाधन। ठीक है। तो इंटरनल वाटर सप्लाई या फिर सैनिटरी इंस्टॉलेशन की बात करें तो ऑफिसेज़ के लिए इसको कितना पकड़ते हैं? 4% हम पकड़ते हैं। ठीक है। 4% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। देन ये जो वाटर सप्लाई घर के अंदर आपने लगा दी, इस वाटर सप्लाई को देने के लिए बाहर से भी तो सर्विस कनेक्शन देना पड़ेगा। मतलब जो म्यूनिसिपैलिटी की वाटर लाइन जा रही है, वहाँ से लेके आप घर तक के लिए नल के लिए कनेक्शन लोगे ना, दौड़ाओगे। तो ये जो एक्सटर्नल सर्विस कनेक्शन है पानी के लिए, इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो ये है कि सिविल कंपोनेंट जो खुदाई वदाई करनी है, दूसरी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो मीटर वगैरह लगाना है।
तो एक्सटर्नल सर्विस कनेक्शन के लिए जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो 3.75% लेते हैं बिल्डिंग कॉस्ट का, और जो सिविल कंपोनेंट है खुदाई वगैरह वो 1.25% लेते हैं। तो एक तरह से ये कितना हो गया, 5% ये हो गया, 4% ये। मोटा मोटा वाटर सप्लाई के लिए 9 से 10% ले लो आप। देन मैंने जैसा बताया कि सर्विसेज में एक तो हो गया आपका वाटर और दूसरा हो गया सर्विसेज में इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस जो हैं उनको हम 12.5% कॉस्ट लेंगे बिल्डिंग का। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट हम लेंगे किसका, जो भी पावर वायरिंग या फिर प्लग गए हुए हैं, ठीक है। अगर सेंट्रल कॉल बेल सिस्टम लगाना है तो उसके लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स, टेलीफोन के लिए कंड्यूट दौड़ानी है, जैसे ऑफिस में क्या होता है इंटरकॉम वगैरह होते हैं ना, इंटरकॉम नहीं है खैर, ये तो मतलब टेलीफोन से कॉल करते हैं ना, तो वो टेलीफोन के लिए कंड्यूट या फिर सेंट्रलाइज्ड इंटरकॉम सिस्टम। तो ये हो गया वाटर के लिए, ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो अच्छा, इसके अलावा थर्ड पार्टी क्वालिटी अश्योरेंस, इसके लिए 1% कॉस्ट आप पकड़ सकते हो, लेकिन ये कब पकड़नी होती है, ये तभी पकड़नी होती है 1% एडिशनल कॉस्ट जब आपसे क्लाइंट ने बोला हो कि उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे लिए क्लाइंट क्या है, पोस्टल डिपार्टमेंट। तो अगर CPMG चीफ पोस्ट मास्टर जनरल कहते हैं कि हमें थर्ड पार्टी क्वालिटी अश्योरेंस कराना है, तभी आप ये 1% एडिशनल कॉस्ट पकड़ेंगे, ठीक है। तो पावर वायरिंग और प्लग्स के लिए आपने 4% पकड़ लिया, सेंट्रल कॉल बेल के लिए 0.5%, उसका आधा, लाइटनिंग कंडक्टर्स के लिए 0.25, टेलीफोन कंड्यूट्स के लिए 0.25। तो ये हो गया। तो आपने देखा कि सर्विसेज में वाटर के लिए क्या है, घर के अंदर जो भी वाटर सप्लाई हो रही है और सैनिटरी, प्लस एक्सटर्नली जो सर्विस कनेक्शन लेना है उसका इलेक्ट्रिकल और सिविल कंपोनेंट। और वाटर के बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इलेक्ट्रिसिटी में एक तो जो भी घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का इंस्टॉलेशन होना है उन सब का कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके अलावा ये कुछ एडिशनल। अच्छा, सर्विसेज में वाटर और इलेक्ट्रिसिटी मैंने बोली। अब इसमें दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। वाटर को लेके वाटर टैंक कंस्ट्रक्ट करना है जैसे RCC का, तो इसका कॉस्ट बहुत भारी पड़ता है, इसलिए इसको अलग से लिख लिया है। इलेक्ट्रिसिटी में लिफ्ट जो हो गई उसका कॉस्ट बहुत भारी पड़ता है, तो उसको भी हमने अलग से ले लिया। तो अब देखते हैं, सबसे पहले लिफ्ट का कॉस्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। तो ये जो अब देखो सीरियल नंबर, फिर लिफ्ट किस टाइप की है, कितनी कैपेसिटी है, कितने लोगों को रखने की, वेट कितना है लिफ्ट का, लिफ्ट की स्पीड कितनी है, कितने फ्लोर तक ट्रैवल कर रही है, कितने फ्लोर के लिए बनी हुई है, डोर जो है उसमें पावर ऑपरेटेड हैं कैसे हैं, कंट्रोल कैसे है उसका, कितने रुपए की है, प्राइस उसका कितना है लाख रुपए में, फिर हर एक एडिशनल फ्लोर के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना पकड़ना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैसेंजर लिफ्ट की। तो पैसेंजर लिफ्ट दो तरह की लिफ्ट है ना, एक ये है कि पैसेंजर की लिफ्ट हो गई जिसमें आदमी चढ़ेंगे और बिल्डिंग में ऊपर नीचे जाएंगे। दूसरी होती है गूड्स लिफ्ट यानी सामान वामान अगर बिल्डिंग में ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए। अब ऑब्वियसली इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा ना, जहाँ सामान आपको ऊपर नीचे करना है वो भारी भारी लिफ्ट होंगी, 1 टन 2 टन 3 टन इतना वेट कैरी करेगी वो। और जो पैसेंजर लिफ्ट होगी, मतलब जो गूड्स लिफ्ट होगी, उसमें क्या है, गूड्स के वेट के बेसिस पे आप उस लिफ्ट का कॉस्ट डिसाइड करोगे, 1 टन 2 टन 3 टन। जो पैसेंजर लिफ्ट होगी उसमें आप नंबर ऑफ़ पीपल जो कि उस लिफ्ट पे चढ़ेंगे उसके बेसिस पे कॉस्ट डिसाइड करोगे। तो पैसेंजर लिफ्ट कितनी, 8 लोगों के लिए, 16 लोगों के लिए, 20 लोगों के लिए, इस टाइप से होती है, ठीक है। और लिफ्ट का वेट वही 500 से लेके 1500 किलो तक कुछ भी हो सकता है। लिफ्ट ऊपर नीचे कितनी स्पीड से चलती है, आप ऐसा समझ लो कि 1 से लेके 3 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम, इससे ज़्यादा स्पीड से नहीं चलती है, 1 या 2 मीटर पर सेकेंड ऐसे समझ लो आप। फिर जो लिफ्ट होती हैं वो जनरली G+4 या G+5 के लिए बनाई जाती हैं, वैसे तो आप G+12 के लिए भी जा सकते हो। जो डोर्स होते हैं लिफ्ट के वो जनरली पावर ऑपरेटेड होते हैं, और जो कंट्रोल होता है लिफ्ट का वो ACV VVF होता है, पता नहीं अब ये क्या है। तो अच्छा, अब आप इसी तरह देखोगे कि मोटा मोटा G+4 या G+5 के लिए जो आप एक पैसेंजर लिफ्ट पकड़ते हो उसका कॉस्ट कितना होगा। उसका कॉस्ट आप ऐसा लगा सकते हो कि मोटा मोटा 15 से लेके आप पकड़ सकते हो उसको कितना, 15 से 30 लाख रुपए तक, ठीक है। ये G+4 से G+5 के लिए है, 15 से 30 लाख रुपए तक की लिफ्ट आ जाएगी। लेकिन अगर G+12 हो गई तो फिर 70 लाख तक चली जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका ACV और VVF जो अभी हमने बोला उसका क्या मतलब था, AC वेरिएबल वोल्टेज और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। प्रोविजन फॉर लिफ्ट में ऑल्सो भी टेकन फॉर बिल्डिंग्स हैविंग फ्लोर लेस देन G+4। G+4 से कम भी है तो फिर वो आप ही के ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ पे भी लिफ्ट लगवा सकते हो आप। एनीवे, तो सर्विसेज में क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अभी ये वाटर वाला पोर्शन। तो वाटर टैंक, अब वाटर टैंक आप दो जगह प्रोवाइड कर सकते हो, एक तो बिल्डिंग में छत के ऊपर और एक है ग्राउंड के नीचे। अंडरग्राउंड भी प्रोवाइड कर सकते हो, छत के ऊपर भी, दोनों ऑपोजिट जगह हो गई ना, एक छत के ऊपर और एक ग्राउंड के नीचे। तो जो ग्राउंड के नीचे हो गया उसको अंडरग्राउंड सम्प बोलते हैं। इसका कॉस्ट कैसे आएगा,
वो सम्प जितने भी लीटर का बनाओगे, जितना ज़्यादा लीटर का बनाओगे उतना ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो हर एक लीटर की कैपेसिटी के लिए 18 रुपये पकड़ के आप बना लो। जनरली 5,000 लीटर का अंडरग्राउंड सम्प पकड़ते हैं, क्योंकि कभी कभी जैसे लाइट वगैरह चली गई तो म्यूनिसिपैलिटी के जो टैंकर आते हैं 2-3 हज़ार लीटर के, आपका सम्प के अंदर इतनी कैपेसिटी तो होनी चाहिए कि वो 2-3 हज़ार लीटर ले लें। तो इसलिए अंडरग्राउंड सम्प जनरली 4-5 हज़ार लीटर का हम पकड़ लेते हैं। अगर आप डिसाइड करते हो कि नहीं बिल्डिंग के ऊपर आपको बनाना है ओवरहेड टैंक, तो ओवरहेड टैंक में आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ये है कि उसके लिए उसे स्टेजिंग पे आप खड़ा करो, ठीक है, और एक ये है कि बिना किसी स्टेजिंग के बना दो। ऑब्वियसली बिना किसी स्टेजिंग के बनाओगे तो सस्ता पड़ेगा, ये भी 18 रुपये पर लीटर अंडरग्राउंड सम्प जैसा ही हो गया। लेकिन अगर स्टेजिंग के साथ उसको बनाओगे तो फिर वो इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि स्टेजिंग की हाइट कितनी है। अगर स्टेजिंग की हाइट 20 मीटर तक है, स्टेजिंग की हाइट 20 से 30 मीटर है, स्टेजिंग की हाइट 30 से 40 मीटर तक है, तो इस तरह से अलग अलग हाइट के लिए अब ऑब्वियसली जैसे जैसे स्टेजिंग की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो वाटर टैंक इस तरह से हो गया, एक ओवरहेड टैंक या फिर अंडरग्राउंड सम्प। देन आ गया डेवलपमेंट ऑफ साइट को डेवलप करने में क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। आप ये देख लो, साइट को डेवलप करने में ये है कि आप बाउंड्री वॉल को कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले क्या है कि अगर आपको साइट मिली तो पहला स्टेप क्या होगा कि आप ये देखो कि जो लैंड आपने खरीदी उस पर कोई दूसरा इंक्रोच ना कर सके, तो सबसे पहले बाउंड्री वॉल बनवा लो। तो एक तो बाउंड्री वॉल का कॉस्ट आ जाएगा 9,000 रुपये पर मीटर। अब एक बार सेफ्टी इंश्योर हो गई तो अब आप अपनी साइट के अंदर घुसे, तो ऑब्वियसली जो नेचुरल ग्राउंड होता है, आप ग्राउंड देखोगे उसका, तो पहले तो सिर्फ ग्राउंड ही ग्राउंड होगा। तो नेचुरल ग्राउंड जनरली उधड़ खाबड़ होता है, तो उधड़ खाबड़ चीज़ पे कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल है। तो आप क्या करो, फिर साइट को लेवल कर दो। तो लेवलिंग का कॉस्ट होता है 160 रुपये पर मीटर स्क्वायर, लेवल कर दिया आपने। तीसरी चीज़ क्या होगी, अब आप क्या करोगे, रोड बनाओगे उसके अंदर, जिससे आप अप्रोच तो कर सको अपनी बिल्डिंग तक। तो रोड बनाओगे और रोड के साथ साथ ही बगल में ड्रेन बना दोगे। जितने एरिया में रोड और ड्रेन बन गई ठीक है, जो बचा हुआ एरिया है उसमें हॉर्टिकल्चर कर दिया। तो अब ये जो रोड है, रोड का कॉस्ट कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि किस तरह की रोड आप बनवा रहे हो। अगर अज्यूम करें सीमेंट कॉन्क्रीट की रोड आप बनवा रहे हो तो हर मीटर स्क्वायर एरिया के लिए आप 85 रुपये पकड़ लेना, और ड्रेन्स अगर बना रहे हो तो 130 रुपये पर मीटर स्क्वायर पकड़ लेना, ठीक है। बचे हुए एरिया में आपने क्या किया, हॉर्टिकल्चर कर दिया, तो हॉर्टिकल्चर का पैसा आपने पकड़ लिया 250 रुपये पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया आपका, ठीक है, कि आपने बाउंड्री वॉल बनवा ली, अंदर जाके लेवलिंग कर दी, रोड के बगल में ड्रेन हो गई, और फिर बचे हुए एरिया में हॉर्टिकल्चर कर दिया। अब क्या है, साइट में वाटर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि बिल्डिंग के अंदर पानी आ कैसे रहा है, पानी जा कैसे रहा है। तो जो पानी आ रहा है वो ड्रिंकिंग फैसिलिटी के लिए, और जो पानी जा रहा है वो क्या है, वेस्ट वाटर है। तो ड्रिंकिंग वाटर 2 फॉर्म में, आर्टिफिशियल और नेचुरल। जो नेचुरल है उसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो 90 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से, ठीक है। हालांकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग को पकड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि शायद इसका कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है प्लिंथेरिया रेट में, एनीवे। और आर्टिफिशियल क्या होगा, फ़िल्टर वाटर सप्लाई, वो 100 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो अब ये पानी आपने कंज्यूम किया, फिर बिल्डिंग से वेस्ट वाटर निकलेगा, जो आपने फ्लश वगैरह किया है, जो पानी सिंक विंक के थ्रू बह के आ रहा है, तो उसको तो सीवर से लेके जाओगे ना, तो सीवर का कॉस्ट पकड़ने के लिए 165 रुपये पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी साइट डेवलप भी हो गई। अब कुछ नोट दिए हुए हैं, क्या है वो, अच्छा, लेकिन पहले यहाँ पे भी पढ़ जाता हूँ मैं फिर से। तो डेवलपमेंट ऑफ साइट में अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो एक है लेवलिंग, दूसरा इंटरनल रोड एंड पाथ, तीसरा सीवर, चौथा फिल्टर वाटर सप्लाई, पांचवा स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, छठा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सातवां ट्रेंचेस फॉर सर्विसेज, आठवां बाउंड्री वॉल, नौवां हॉर्टिकल्चर वर्क। तो ये 9 काम करवा सकते हो आप डेवलपमेंट ऑफ साइट में। लेवलिंग में तो कोई ऑप्शन नहीं है। इंटरनल रोड और पाथ में ये हो सकता है कि रोड आप कैसी बनवा रहे हो, WBM की बना रहे हो बिट्यूमिनस के साथ, बिट्यूमिन के साथ, या WMM बना रहे हो बिट्यूमिन के साथ, या फिर सीमेंट कॉन्क्रीट की पेवमेंट है विथ वैक्यूम डी वाटर कंक्रीट, फुटपाथ विथ कर्ब स्टोन। तो ये रोड में ऑप्शन हो गए। सीवर में कोई ऑप्शन नहीं है। वाटर फिल्टर वाटर सप्लाई, इसमें अब आपके पास ऑप्शन है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो 100 mm डाया की हैं, या फिर जो पेरीफेरल 150 से 300 mm डाया के हैं, या अनफिल्टर्ड वाटर आपको देना है, ठीक है। तो फिल्टर्ड वाटर में डाया के हिसाब से 100 mm डाया, 150 से 300 mm डाया, या फिर अनफिल्टर्ड वाटर आप सप्लाई करना चाह रहे हो। फिर स्टॉर्म वाटर ड्रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्रेंचेस, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बाउंड्री वॉल बनाने में फिर आपके पास ऑप्शन है, आप 1.5 मीटर हाइट की, ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर हाइट की आप बाउंड्री वॉल बना सकते हो। 0.6 मीटर हाई MS ग्रिल, उसके ऊपर MS ग्रिल लग जाएगी 0.6 मीटर हाई, और जो भी उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टील गेट्स और विकेट गेट्स हैं वो आ जाएंगे। तो अब ये जो बाउंड्री वॉल बना रहे हो आप, इसमें 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि लोड बेयरिंग ब्रिक वॉल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है,
जिसमें बीच बीच में इंटरमीडिएट कॉलम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं विथ प्लिंथ बीम। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप आरसीसी के कॉलम्स का यूज़ कर सकते हो, प्री कास्ट आरसीसी के कॉलम्स का यूज़ करके, और उसका यूज़ करके आप बना सकते हो बाउंड्री वॉल। तो लोड बियरिंग ब्रिक वॉल हो सकती है या फिर प्री कास्ट आरसीसी कॉलम का यूज़ करके। नेक्स्ट आ गया हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में दो चीज़ें, एक तो वर्टिकल प्लांटेशन हो गई आपकी, दूसरा क्या हो गया ग्रास ट्री प्लांटेशन, ठीक है, पॉटेड प्लांट्स ये सब। तो ये हो गया हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ साइट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्या है, नोट है कुछ, रेट्स आर एज पर स्क्वायर मीटर एंड आर ऑल्सो टू बी अप्लाइड ऑन एंटायर एरिया ऑफ प्लिंथ या फिर प्लॉट टू बी डेवलप। जो रेट्स हैं वो पर स्क्वायर मीटर में दिए हैं और इसको प्लिंथ एरिया या फिर पूरे के पूरे प्लॉट एरिया पे लगाना है, ठीक है। तो जब डेवलपमेंट ऑफ साइट हम पकड़ते हैं तो उसमें पूरा प्लॉट एरिया पकड़ते हैं, और जब हम बिल्डिंग का कॉस्ट निकालते हैं तो उसमें प्लिंथ एरिया पकड़ते हैं, और सर्विसेज के कॉस्ट को आप बिल्डिंग के ही कॉस्ट से निकालते हैं। तो एक तरह से कैलकुलेशन मोटी मोटी यही दो चीज़ें की रही ना, कि एक तो प्लिंथ एरिया आपको निकालना होता है और एक पूरे के पूरे प्लॉट एरिया को निकालना है। प्लिंथ एरिया से बिल्डिंग कॉस्ट निकल आ जाएगी, और बिल्डिंग कॉस्ट का कुछ परसेंटेज लेके सर्विसेज निकल जाएंगी, और प्लॉट एरिया निकाल के डेवलपमेंट ऑफ साइट का कॉस्ट निकल जाएगा। एनीवे, सेकंड चीज़ क्या है, दीज रेट्स विल अप्लाई टू नॉर्मल कंडीशन एंड नॉर्मल लेआउट प्लान्स। इफ एनी एक्स्ट्रा आर रिक्वायर्ड ड्यू टू नेचर ऑफ लेआउट इन्वॉल्विंग फिलिंग, कटिंग और ब्रिंगिंग सर्विसेज फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, देन एडिशनल प्रोविजन शुड बी मेड। उनका ये कहना है कि यहाँ पे फिलिंग कटिंग इसको नहीं पकड़ा हुआ है, ठीक है, इन रेट्स में कहीं भी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप देख लो कि आपके जैसे जो भी आपने प्लॉट ख़रीदा जहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग बनानी थी, वहाँ पे रोड का कुछ लेवल होगा, और हो सकता है जो प्लॉट आपने ख़रीदा वो रोड से सपोज़ आधा मीटर नीचे है, 0.5 मीटर नीचे है या 1 मीटर नीचे है। तो पहले आप अपने प्लॉट पे मिट्टी की फिलिंग करके उसका लेवल रोड के लेवल पे लाओगे ना, वरना तो सारा पानी बारिश वारिश में सब इकट्ठा हो जाएगा आप ही के प्लॉट पे। तो इसलिए आप पहले फिलिंग करके वहाँ पे लाओगे ना, तो फिलिंग वाला मटेरियल कहीं पे भी नहीं पकड़ा हुआ है DPAR में। तो ये जो फिलिंग का मटेरियल है ये आपको पकड़ना पड़ेगा कहाँ से, DSR से। उसी तरह तीसरी चीज़ क्या है, कॉस्ट ऑफ बल्क सर्विसेज, जैसे वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल। तो देखिए अगर जैसे सीवेज डिस्पोजल इस टाइप की फैसिलिटी वहाँ पर नहीं है, तो आपको सोक पिट हो गया, इसको आपको अलग से पकड़ना पड़ेगा। कहाँ पे, सोक पिट, सेप्टिक टैंक, इसको आपको DSR से पकड़ना पड़ेगा। एनीवे, कॉस्ट ऑफ बल्क सर्विसेज, वाटर सप्लाई, सीवेज डिस्पोजल, ट्यूब वेल हो गया, पंप, ओपन वेल ट्रीटमेंट प्लांट, एक्सटेंशन ऑफ लाइंस फ्रॉम सोर्स टू लोकल बॉडीज़, हेड वर्क्स एट वाटर सोर्स एक्सेट्रा। ट्यूब वेल का भी मुझे जहाँ तक याद है पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग में हमने कॉस्ट अलग से ही पकड़ा था, उसके साइट पर्टिकुलर्स में 4.5 लाख उन्होंने सजेस्ट करके भेजा था साइट पे से। बी पार्ट हो गया सीवेज पंप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सेप्टिक टैंक, एक्सटेंशन ऑफ कट फॉल सीवर अप टू अ पॉइंट ऑफ डिस्पोजल आर नॉट इंक्लूडेड इन दीज रेट्स। मतलब सीवेज से रिलेटेड कोई भी आइटम इंक्लूडेड नहीं है DPAR में। तो सोक पिट या फिर सेप्टिक टैंक, इसको भी आपको अलग से पकड़ना पड़ेगा, आप DSR से पकड़ना पड़ेगा इसके लिए अलग से। None of the specialized E&M services are included in above rates, and necessary provision may be required as per design requirements must be considered, and rates as per item provided in Annexure 5 of this PAR may be referred। कुछ स्पेशलाइज E&M सर्विसेज हैं, उसके लिए Annexure 5 को आपको रेफ़र करना पड़ेगा इसी DPAR 2019 का। फिर ग्रीन मेजर्स कंसिडर्ड फॉर सिविल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स, जो भी सिविल और इलेक्ट्रिकल वर्क्स हैं उनके लिए कुछ ग्रीन मेजर्स कंसिडर किए गए हैं। क्या, ओवर डेक इंसुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ हाई SRI रिफ्लेक्टिव पेंट ऑन द रूफ़ के ऊपर आप क्या रिफ्लेक्टिव पेंट लगाओ तो वही होगा मुझे लगता है, डेक इंसुलेशन हो गया, डेक इंसुलेशन करो और रिफ्लेक्टिव पेंट लगाओ। उससे क्या होगी कि सन की जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करके रूफ़ पे से चली जाएगी, तो जो कमरे हैं वो गर्म होंगे तो उनको ठंडी करने में इलेक्ट्रिसिटी कम लगेगी। तो इस चीज़ को ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। देन मेसनरी वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर विथ ऑटोक्लेव एरेटेड कॉन्क्रीट ब्लॉक्स या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक्स। जो भी सुपर स्ट्रक्चर में मेसनरी वर्क होना है, चाहे फ्लाई ऐश ब्रिक से हो या AAC ब्लॉक से हो, मतलब ब्रिक का यूज़ करके अगर कोई मेसनरी वर्क होना है तो उसको ऑलरेडी कंसिडर किया गया है। एग्जांपल जैसे रैंप का कंस्ट्रक्शन है, तो रैंप में क्या करते हो आप, इधर एक वॉल खड़ी करते हो, इधर एक वॉल खड़ी करते हो, बीच में फिलिंग कर देते हो। इसीलिए रैंप के एरिया को या रैंप के एरिया को प्लिंथ एरिया में नहीं पकड़ा जाता है जब प्लिंथ एरिया कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मेसनरी वर्क ऑलरेडी इंक्लूडेड है। विंडो विथ रिफ्लेक्टिव ग्लास कोटिंग, हाई परफॉर्मेंस डबल ग्लेज्ड यूनिट। विंडो में भी क्या है कि रिफ्लेक्टिव ग्लास कोटिंग जिसमें हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट बाहर चली जाए रिफ्लेक्ट होके, तो घर गर्म नहीं होने पाएगा, तो उसे ठंडा करने में कम एनर्जी लगेगी, तो एनर्जी सेव हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पेंट्स विथ लो VOC ऑप्शन, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी ऑलरेडी पकड़ लिया गया है। तो फिर यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कॉस्ट क्यों दिया है,
वो ऐसा हो सकता है कि कोई पोस्ट ऑफिस ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें अलग से आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करानी है, तो आप इसको पकड़ सकते हो। वैसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने कंसिडर किया है ग्रीन मेजर में। देन रिप्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल पिलर कॉक विथ पिलर कॉक हैविंग इंफ्रारेड सेंसर एंड फोम फ्लो टेक्नोलॉजी इन ऑफिसेज एंड हॉस्पिटल्स। जो पहले आपके पिलर कॉक आते थे कन्वेंशनल कॉक, उनको हटा दिया है। अब जो नए पिलर कॉक को यूज़ किया जाता है उसमें इंफ्रारेड सेंसर है, फोम फ्लो टेक्नोलॉजी है। AC प्लांट विथ VVF ड्राइव्स एंड ECBC कंप्लायंट चिलर्स, हाई एफिशिएंसी मोटर्स, प्लांट ऑप्टिमाइजर्स एट्सेट्रा। कॉस्ट ऑफ प्लांट अब इंक्लूडेड नहीं है। ऑटोमेटेड लाइटिंग कंट्रोल्स हो गए विथ डे लाइट सेंसर्स एंड PIRs, डुअल प्लम्बिंग सिस्टम, राइट। तो ये आपका क्या कवर हो जाएगा यहाँ पे, थोड़ा सा डिटेल्ड वे में आपने देख लिया किसको, प्लिंथ एरिया रेट्स को। प्लिंथ एरिया रेट्स के किस पार्ट को, सिर्फ और सिर्फ रेट्स आपने देखे हैं किसके, बिल्डिंग कॉस्ट के, सर्विसेज के और डेवलपमेंट ऑफ साइट के। सर्विसेज में भी क्या है, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी।